अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में जो टॉपिक देखना है वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब आपकी जो साउंड वेव्स होती हैं नॉर्मली, जिसको आप साउंड वेव्स कहते हैं। इसमें दो तरह की, इनमें पहले तो डिफरेंस बताया हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि आपकी जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से सम मतलब किसी मीडियम में जो है वो ट्रैवल करें, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, जहाँ से उन मीडियम में से ट्रैवल करना और उसके बाद वेव्स प्रोड्यूस हो तो उनको साउंड वेव्स कहते हैं। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट मिलती है आपको ईथर की, और वो जो है वो स्पेस में से ट्रैवल करती हैं। तो उसके लिए साउंड वेव्स के लिए बेसिकली आपको एक मीडियम चाहिए। इसमें ये आपकी स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती हैं और इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होती है और उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है कि 30 से 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल अंडरगोज कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड, तो उसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रेपिटेशंस। उसके बाद वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स को कहते हैं। और आपके पास इसमें आ जाता है वेलोसिटी, स्पीड को आप वेलोसिटी कहते हैं। फिर ट्रांसमिशन बाय डिफरेंट मीडिया, उसमें बताया हुआ है कि वेव जो हैं वो कुछ मीडियम में से इजीली ट्रैवल कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ मीडियम्स के। तो उसमें आपके पास ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन द ईज एंड स्पीड विद विच द मटीरियल कैन बी डिफॉर्म्ड। उसके बाद आपकी इसमें आ जाती है करेक्टरिस्टिक एकॉस्टिक इम्पिडेंस। जो आपकी एकॉस्टिक इम्पिडेंस है वो होती है रेशियो ऑफ प्रेशर टू फ्लो, प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्लो आप कह लें। तो ये आपके पास आ जाती है कॉस्टिक इम्पिडेंस। तो इसमें उन्होंने बताया कि कुछ मीडियम में से इजीली ट्रैवल कर लेंगी जिनकी लो इम्पिडेंस होती है या लो कॉस्टिक इम्पिडेंस होती है, उनमें से वो ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मटेरियल्स या मीडियम्स विद हाई कॉस्टिक इम्पिडेंस। तो उसमें स्टील के अंदर से इजीली ट्रैवल कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। फिर उसके बाद आपको इसमें रिफ्लेक्शन बताया हुआ है कि रिफ्लेक्शन वेव जो है जिसमें टर्न बैक कर जाए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द न्यू मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। और इसमें आपको उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शन ऑफ साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स रेज रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द करेक्टरिस्टिक एकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द मटीरियल कंसर्न्ड। उसके बाद जिसकी लो होगी वो रिफ्लेक्ट कर देंगी रेज, और जिसकी ग्रेटर होगी उसमें जो है आपके पास डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा कि आपकी जो है रेज जो हैं वो इतनी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगी। ट्रांसमिशन में ये बताया कि अगर एक सरफेस पे राइट एंगल पे कोई वेव जो है वो स्ट्राइक करती है तो ये कंटिन्यू करती है इन द अदर मीडियम इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर ये बेंडिंग इसमें आती है या रिफ्रैक्शन आती है तो डायरेक्शन और एक्सटेंट टू विच द रे बेंड्स वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बोथ मीडियम्स, कि मतलब फर्स्ट मीडियम जिसमें ट्रैवल कर रही थी उसमें क्या वेलोसिटी थी और सेकंड मीडियम में एंटर होकर उसकी क्या वेलोसिटी थी। तो उसमें ग्रेटर द डिफरेंस इन वेलोसिटीज ग्रेटर इज़ द एंगल थ्रू विच द वेव बेंड्स। उसके बाद आ जाती है एब्जॉर्प्शन। एज अ बीम ऑफ वेव्स पास थ्रू द सम मीडियम सम आर एब्जॉर्ब रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। और बीम जो है वो हाफ मतलब जिस आप कह लें कि इंटेंसिटी से उसमें चल रही जो उसकी इंटेंसिटी थी ओरिजिनली जब वो एक मीडियम से, फॉर एग्जांपल इसमें इंटेंसिटी थी 10, इसमें आके जब वो बेंड हुई उसकी इंटेंसिटी होगी 5, तो वो अपनी ओरिजिनल से हाफ हो जाए जितने टाइम में, उसको हाफ वैल्यू डिस्टेंस कहते हैं। और ये डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ मीडियम पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पे। वेव्स जो हैं हायर फ्रीक्वेंसीज़ की वो एब्जॉर्ब होती हैं मोर रैपिडली देन दोज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज, और उनका स्मॉलर हाफ वैल्यू डिस्टेंस मिलेगा आपको। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ वेव्स आ जाती है। इसमें ये बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइवर्जेंस के। तो अगर आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव्स की डाइवर्जेंस कम होगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है तो डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इस तरह से इसका कोरिलेशन होता है। देन आपका आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स।
उसमें सिंपल उन्होंने बताया है कि वाइब्रेशन की वजह से जो है वो प्रोडक्शन आप कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। उसमें एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज की एग्जांपल दी हुई है कि उस पर जब आप जो है प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, वाइब्रेशन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज और सम सिमिलर मटेरियल। उसमें ये होता है कि ये आपका एक है क्रिस्टल क्वार्ट्ज, इस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाए, फिर उसको कंटिन्यू रखें तो उसकी शेप मज़ीद बिगड़ती जाए, तो ऐसी डिस्टॉर्शन को कहते हैं कि आप जो है प्रोडक्शन हो रही है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की और सेटअप हो रही है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स, और ये इसमें जो है अगर आप उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ क्रिस्टल की वजह से जो है उसको डिटर्मिन किस तरह कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल को कट करेंगे तो आप उस तरह से उसकी डिटर्मिन कर सकते हैं। अगर उसको कट करने पे उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें किस तरह की मूवमेंट आपको पार्टिकल्स की मिल रही है, या आप कट करने पे पार्टिकल दोनों जो ब्रोकन पीसेस हैं या सेपरेट कर दिए गए हैं पीसेस, तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है या टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है उसकी, तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनिक जनरेटर आ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट है जो प्रोड्यूस होता है बाय वेल्व जनरेटर और अप्लाइड टू द क्रिस्टल। द फ्रीक्वेंसी जो है वो करंट की सेम होगी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल, और क्रिस्टल के फ्रंट पे ना आप एक मेटल डायाफ्राम प्लेस कर देते हैं, मेटल डायाफ्राम प्लेस कर देते हैं जिसको वाइब्रेट किया जाता है बाय ऑसिलेशंस ऑफ क्रिस्टल। मतलब कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिस्टल पे अप्लाई करेंगे तो डायाफ्राम भी साथ उसके वाइब्रेट करेगा, और इस तरह से जो है ये डायाफ्राम आपका ट्रीटमेंट हेड या ट्रांसड्यूसर बनाता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वेरिएशंस इन अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज प्रेशर इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ आउटपुट। जब मशीन को टर्न ऑन किया जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है क्रिस्टल की, और इसमें आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स इस तरह से ट्यूनिंग के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आउटपुट जो है उसको कैलिब्रेशन से असेस किया जाता है, और मीटर जो है उससे करेक्ट सेटिंग, मतलब मीटर से आप डिफ्लेक्शन वगैरह देख सकते हैं। सब मशीन्स जो हैं उसमें आपके पास पल्स बीम का ऑप्शन होता है, मतलब कि पल्स बीम का मतलब इंटरमिटेंट वेरिएशंस कर देना कि कभी आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं कभी डिक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद पल्स रेशियो का मोड यही पल्स बीम होती है, उसमें आप उन्होंने बताया है कि 1 to 5 जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या आप 1 to 10 भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वेरी कर सकते हैं 1 to 20 तक भी। फिर आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक यूजेस। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब वेव्स पास करती हैं इन द टिश्यू तो उसमें साइज़ ऑफ ट्रीटमेंट, हेड और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है और इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि वेव्स की ट्रांसमिशन कितनी हो रही है, एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं थर्मल इफेक्ट्स। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगी वेव्स की, और उसके बाद आपके पास इसमें इंक्रीज सेलेक्टिविटी हो सकती है, वेजोडाइलेशन हो सकती है, और इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड सप्लाई आपकी इंक्रीज़ करेगी, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस तरह से इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो फर्स्ट आ गया आपके पास थर्मल इफेक्ट। सेकंड है मैकेनिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट्स में आपके पास क्या होगा कि टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, और एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल जो है वो स्मॉलर आपको मिलता है, वेरिएशंस मिलती हैं प्रेशर में, और आपके पास मैकेनिकल इफेक्ट्स मिलते हैं टिश्यूज़ पे। उसमें परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स की जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, एडहेरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो लूजन अप होना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्टनिंग हो जाएगी, और उसके अलावा कैविटेशन कॉज हो सकती है, सिवियर डैमेज भी हो सकता है एक्सेसिव इंटेंसिटी ज़्यादा करने से या ओवर डोजेज से। उसके बाद पल्स बीम जब यूज़ की जाती है तब हीट जो है वो रिलीज़ होती है या डिसिपेट होती है ड्यूरिंग द इंटरवल्स इन आउटपुट, और थर्मल इफेक्ट्स जो हैं उसमें मिनिमल मिलते हैं, और मैकेनिकल इफेक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में विदाउट डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। थर्ड आ जाता है रिलीफ ऑफ पेन। रिलीफ ऑफ पेन में उन्होंने सिंपल ये बताया है कि पार्टली ड्यू टू थर्मल इफेक्ट्स
ये पेन रिलीव होती है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन नर्व्स और एनाल्जेसिया इफेक्ट एक क्रिएट कर देती है। वहाँ पे पल्स बीम ऑफ लो इंटेंसिटी यूज़ की जाती है। देन आपके पास आ जाते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स। केमिकल इफ़ेक्ट्स की एक्सेलरेशन करवाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, लेकिन इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, मतलब प्रूव नहीं है कि किस तरह से ये करवाते हैं, किस मैकेनिज़्म के थ्रू। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी में आ जाता है कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ट्रॉमेटिक या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, स्कार टिश्यू, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और बर्साइटस में, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, बर्साइटस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ही आ जाएगा। उसके अलावा बर्साइटस के अलावा कैप्सुलाइटस, टेंडिनाइटस में यूज़ कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, और स्कार टिश्यू की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, और सुपरफिशियल स्कार्स को जो है उसकी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बंकल्स में यूज़ कर सकते हैं। कार्बंकल्स क्या होते हैं? रेड स्वोलन, आप कह लें पेनफुल क्लस्टर ऑफ बॉयल्स को कहते हैं। फिर उसके बाद डेंजर्स और प्रिकॉशंस आ जाते हैं, उसमें बर्न्स हो सकते हैं। सबसे पहले हीट बर्न्स आ जाते हैं ड्यू टू ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और उसके अलावा इसमें उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताई हुई हैं कि ये जो है एक्सेस एनर्जी अगर सप्लाई कर दी जाए, ट्रीटमेंट जो है वो उसके बीच में और स्किन के बीच में एक स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाए तो वो बर्न कॉज कर सकती है। उसके अलावा मतलब कि ये स्किन के साथ ट्रांसड्यूसर या ट्रीटमेंट हेड जो है वो पूरी तरह कांटेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस सेंसेशन ऑफ हीट जो है वो अक्कर नहीं होनी चाहिए, एकिंग नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए, पेन नहीं वहाँ पे होनी चाहिए। इंडिकेशन एकिंग या पेन जो है वो इंडिकेशन होगी ओवर हीटिंग की। सेंसेशन टू हीट एंड कोल्ड शुड बी टेस्टेड बिफोर फर्स्ट एप्लीकेशन, और सुपरफिशियल बोनी पॉइंट्स को अवॉइड किया जाता है। फिर कैविटेशन कॉज कर सकती है, कैविटेशन होता है डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़। उसके बाद ओवरडोज आ जाता है, ओवरडोज जो है वो एग्रेवेट कर सकती है सिम्टम्स, इसलिए डोज का आपने कॉशियसली ख्याल रखना होता है। डैमेज टू इक्विपमेंट, उसमें ये हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो सेटअप हो जाए और जो है इक्विपमेंट वो डैमेज हो जाए। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आपके पास बोनी प्रोमिनेंसिस पे नहीं आप अप्लाई कर सकते, और उसके अलावा आप स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं अप्लाई कर सकते, नियोप्लाज्म या ट्यूमर वाली जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट यूट्रस जो है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। नियोप्लाज्म में ये होता है कि वो उस ट्यूमर को मेटास्टेसाइज कर देता है। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाते हैं, और उसमें सबसे पहले तो वेव्स को ट्रांसमिट करना इवनली फ्रॉम द ट्रीटमेंट हेड टू द टिश्यूज़, ये इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए थेरेपिस्ट का। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले तो आपने स्किन को प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद आप उस पर कोई ऑयल या क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन या कॉन्टैक्ट क्रीम जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली चेक कर लें ऑन करके कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वायर्स चेक कर लें उसकी प्लग इन हुई नहीं है प्रॉपर्ली या नहीं। फिर थ्रू कॉन्टैक्ट क्रीम या ऑयल जो है उससे क्या होता है कि आप क्रीम या ऑयल जो है उससे एक स्मेयर टाइप लेयर बना देते हैं। उसके बाद जो है आप ट्रीटमेंट हेड को मूव करते हैं ओवर द एरिया, उसको सर्कुलर मोशन में भी मूव कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 में भी मूव कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो हाई होती है इन टिश्यूज़, सो एज दे एंटर द बॉडी दे टेंड टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड ट्रैवल पैरेलल टू द सर्फेस, ये लिमिट करती है आपकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। फिर वाटर बाथ है, वाटर बाथ जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं बॉडी के जहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते वो इमर्ज कर दिए जाते हैं बाथ में, या इरेगुलर होते हैं उनमें कर दिया जाता है वाटर बाथ यूज़ किया जाता है। उसमें ट्रीटमेंट हेड इमर्ज किया जाता है, एक टैंक ले लिया, उसमें अगर फुट पे आपने अप्लाई करनी है अल्ट्रासोनिक फुट, उसका
मतलब आधी लेग के साथ फुट उसने उसमें इमर्स कर लिया और उसके बाद दूसरी साइड पे ऑपोजिट उसके ट्रीटमेंट हेड जो है वो आपने डाल दिया उस टैंकर के अंदर। तो डिस्टेंस जो है ट्रीटमेंट हेड और लिम्ब के या बॉडी पार्ट टू बी ट्रीटेड उसके दरमियान 1.5 या 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सरफेस ऑफ ट्रीटमेंट हेड जो है वो पैरेलल होना चाहिए टू दैट ऑफ स्किन। और अगर बबल्स इसमें बनना शुरू हो जाएँ तो ट्रीटमेंट जो है वो इंटरप्ट कर देना चाहिए और स्किन को वाइप अप मतलब ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करके स्किन को वाइप आउट करके उसके बाद दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। फिर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पार्ट जो है उसमें फुली सपोर्टेड होना चाहिए टैंक में, ताकि स्किन जो है वो कांटेक्ट में रहे इन वाटर और पैरेलल होना चाहिए आपका ट्रीटमेंट है ताकि वो रेज जो है वो स्ट्राइक कर सके उस पर डायरेक्टली। फिर वाटर बैग उसमें ये करते हैं कि एक रबर बैग होता है उसके अंदर वाटर आप फिल कर लेते हैं बॉइल्ड वाटर और उसके बाद वो स्किन पे रख के रबर बैग तो उसके ऊपर रबर बैग के ऊपर आप ट्रीटमेंट हेड जो है उसको मूव करते हैं। टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट में प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मशीन टेस्ट कर ली जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, पेशेंट में क्लोथिंग या एक्सपोज कर देंगे, क्लोथिंग रिमूव करके या वो पार्ट टू बी ट्रीटेड जो है उसको एक्सपोज करेंगे, स्किन सेंसेशन चेक करेंगे, पार्ट जो है उसको स्वैब कर देंगे विद ऑयल या इमर्स कर देंगे इन वाटर और सपोर्टेड होना चाहिए कंफर्टेबली। एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट में प्लेस्ड इन वाटर और इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज एंड आउटपुट इंक्रीज टू द रिक्वायर्ड लेवल। सर्कुलर मूवमेंट में ट्रीटमेंट हेड को मूव करें, केयर आपने करनी है ट्रीटिंग एरिया सच एज हैंड क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं वेव्स इनटू द टिश्यूज बाय एयर ऑन द फर्दर सरफेस। और एट द एंड ऑफ सेशन कंट्रोल्स को जो है वो ज़ीरो पे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आप मशीन को बंद करेंगे। डोज जो है वो आपकी रिसेंट या एक्यूट इंजरीज़ के लिए जो है वो 0.25 वॉट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर 3 मिनट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्रॉनिक के लिए आप 1/2 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर 5 मिनट्स वंस डेली और ऑन ऑल्टरनेट डेज। सेंसेशन ऑफ वार्मथ जो है पेशेंट को बता देंगे कि एक्सपेक्ट की जाएगी ऑन मतलब जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देंगे। और एक्सटेंसिव रीजन्स के लिए या लिमिटेड एरियाज़ के लिए आप जो हैं वो 10 मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं और 15 मिनट्स एक्सटेंसिव रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने इसमें यही देखा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, डिफरेंस देखा बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसके बाद हमने उसके देखे कि उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, फिर उसके देखे हमने रिफ्लेक्शन देखा, ट्रांसमिशन देखी, एब्जॉर्प्शन देखी, फिर उसकी डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनडायरेक्टली वेरी करती है आपकी डाइवर्जेंस ऑफ वेव्स के साथ। देन हमने उसके देखे फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक यूजेस, उसमें हमने थर्मल इफ़ेक्ट्स पढ़े, मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स पढ़े और उसके बाद हमने इसमें देखा कि केमिकल इफ़ेक्ट्स किस तरह से एक्सेलरेट कराते हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी तक। देन आपका इसमें आता था यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी, उसमें ट्रोमेटिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस देखी, बर्साइटिस, कैप्सुलाइटिस, टेंडिनाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कार टिश्यू की सॉफ्टनिंग के लिए कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार्बंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमने उसमें पढ़ा कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन आपने किस तरह से अप्लाई करना है, उसमें वाटर बैग के थ्रू कर सकते हैं, वाटर बाथ के थ्रू कर सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्टली ऑन स्किन भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि स्किन के साथ ट्रीटमेंट हेड का कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके बीच में कोई स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्रिएट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रांसमिट बैक कर देती हैं आपकी वेव्स को और वहाँ पे हीट बर्न भी हो सकता है। तो यह स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कैविटेशन हो सकती है। उसके बाद आपके पास इसमें आ गया डेंजर्स और प्रिकॉशंस पड़े, उसमें हीट बर्न्स देखे हम लोगों ने कि हीट बर्न्स किस किस तरह से होते हैं, कैविटेशन हो सकती है, ओवरडोजेज देखी, उसके बाद स्किन सेंसेशन को भी टेस्ट कर लेंगे। देन आपके पास आ गया टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, उसमें प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट आ जाएगा, प्रेपरेशन ऑफ अपरेटस आ गया, उसमें के बाद एप्लीकेशन आ गई, उसमें ड्यूरेशन बताया हुआ है कि कितने ड्यूरेशन के लिए क्रॉनिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आप एक्यूट कंडीशंस में यूज़ करेंगे। देन एक्सटेंसिव और लिमिटेड एरियाज़ के लिए बताया, लिमिटेड एरियाज़ के लिए आप 10 मिनट्स के लिए लगा सकते हैं अल्ट्रासोनिक और एक्सटेंसिव एरियाज़ के लिए आप 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें आपके पास आ गई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के किन किन कंडीशन में आप नहीं लगा सकते, नियोप्लाज्म की कंडीशन या ट्यूमर जिसको हुआ होगा उसमें नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज कर जाएगा। प्रेग्नेंट यूट्रस में नहीं लगा सकते, बोनी प्रोमिनेंसिस में नहीं आपने लगाना। तो ये आज का मतलब टॉपिक की हमारी समरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।